गुड आफ्टरनून बच्चों हमने हमारी हिंदी की जो क्लास थी, हमारा जो वीडियो था पिछला, उसमें हमने रसखान जी को पढ़ा, उनके सवैये पढ़े और उनके अर्थ भी मैंने आपको बताया, शब्दार्थ भी करे अपन ने होमवर्क में। उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिए। ठीक है, तो वह जो हमारा पाठ था वह पूरा हुआ। आज हम नया चैप्टर, नया पाठ लेते हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका अगला पाठ ले रहे हैं हम रसखान जी के आगे। और आशा करती हूँ आपको रसखान जी का जो पाठ था वो अच्छे समझ में आया होगा। उनके सवैये बहुत सरल और अच्छे थे, बहुत ही कहते हैं बहुत आनंददायी और भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण सवैये लिखे उन्होंने। तो मुझे आशा है आपने उनमें आनंद उठाया होगा। अब आज हम पढ़ रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है, पाठ है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, देखिए ये है माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। पहले थोड़ा संक्षिप्त में इनके बारे में हम जानकारी ले लें, फिर हम इनकी जो कविता है वो पढ़ेंगे। चलिए, तो अपनी पुस्तक लेके बैठे और समझे, इसको ध्यान से दें, ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1899 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने। बताओ, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो टीचर बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्ति कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। अधिकतर उन्होंने देशभक्ति संबंधित कविताएं लिखी। और देखो, सन देख लो, 1889 है ना, 1899। उस समय किसका शासन था? किसका शासन था उस समय? हाँ, अंग्रेजों का। हम तो आज़ाद 1947 को हुए। उस समय अंग्रेजों का शासन था और उस समय देश के कवि, पत्रकार, बड़े बड़े लोग जो अपने देश से प्यार करते थे, उन सब के मन में देशभक्ति की जो भावना थी बूढ़ी कूट कूट के भरी हुई थी। उस समय जागृत हो रही थी, देशभक्ति उछाले मार रही थी हर व्यक्ति के मन में, उमंगे किलोले मार रही थी। तो उस समय के जो कवि भी थे ना, उस दौरान के, उस तत्कालीन जो जमा गुलामी वाला समय, उस समय सभी अपने देश को आज़ाद देखना चाह रहे थे और अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे। तो ये जो उस समय कवि उस समय ऐसी ही कविताएं लिखते थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी भी उस समय कवि थे। उन्होंने काफ़ी ऐसी कविताएं हैं जो आज़ादी से संबंधित हैं, अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें देशभक्ति कवि कहा जाता है। और प्रखर पत्रकार थे, यानी पत्रकार भी बहुत अच्छे थे, सटीक बात करते थे। ठीक है, उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया, पत्रिकाएं निकालते थे। आज तो आपके पास बहुत सारे, सबके पास मोबाइल है, हर न्यूज़ अपडेट मिल जाती है, टीवी है। मोबाइल से पहले टीवी बहुत कुछ सर्वे सर्वा था, लेकिन टीवी से पहले केवल ये अखबार, न्यूज़पेपर, रेडियो या ये पत्रिकाएं आती थी, मासिक, साप्ताहिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं, 6 माही पत्रिकाएं, 3 माही पत्रिकाएं, यही होती थी, यही न्यूज़ आती थी। ठीक है ना, तो इनको पत्रिकाएं से छोटी मोटी मैगजीन होती थी, कुछ साप्ताहिक होती थी, 4-5 पन्नों की। ठीक है, महीने भर की 15-20 पन्नों की पत्रिकाएं होती थी। तो इन पत्रिकाओं में ये संपादक लोग काम करते थे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया, इन्होंने पहले प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया, फिर बाद में इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया, आज़ादी के बाद में ना, आज़ादी के 21 साल बाद सन 1968 में इनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनके लिए इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है। ये इनकी बहुत, जो कहते हैं, नाम वाली, ख्याति प्राप्त इनकी पुस्तकें हैं, कृतियाँ हैं इनकी। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया अपने इन कृत्य के लिए। इन्होंने जो कृतियाँ लिखी, इनके लिए इन्हें पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना का, देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब देखो, ये प्रश्न आ जाता है कि किस कवि को भारत की आत्मा कहा जाता है? किस कवि को भारतीय आत्मा या भारत की आत्मा कहा जाता है? ये प्रश्न आ जाता है। तो आपके लिए उत्तर क्या होगा आपका? माखनलाल चतुर्वेदी को भारत की आत्मा कहा जाता है। पूछा है ना कि किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है।
क्योंकि इन्होंने ऐसा लगा है कि भारत माता की आत्मा तक छूकर उनके मर्म को, उनके दर्द को समझकर इन्होंने कविताएं लिखी है। इसलिए इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। आपने सुनी हो तो इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कि पुष्प की अभिलाषा वाली, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। याद है, सुनी हो कभी। पहले राष्ट्रीय नेशनल टीवी चैनल पर इनकी कविता आज भी कई बार दिखाते हैं। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा क्या है, ये इनकी लिखी हुई है। इसके लिए इनको बहुत बड़ा प्राइज़ भी मिला है, वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो आ रही है उस कविता के बारे में हम जान लेते हैं। चतुर्वेदी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। यानी कविता कैसी भी हो, भाषा शिल्प पे इतना महत्व जोर नहीं दिया, लेकिन उसकी भावना अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी कविता है वह है कैदी और कोकिला। क्या नाम है कविता का? कैदी और कोकिला। पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, फिर शुरू करते हैं। ब्रिटेन उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटेन शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि पहले अभी ने पिछले वाले पेज पे पढ़ा कि वह कई बार इतनी अच्छी कविता लिखते थे कि अंग्रेजों को उनकी कविताएं पसंद नहीं आती, वो पत्रिकाओं में छाप देते, तो उन्हें इस संदर्भ में जेल भी जाना पड़ता था। अब एक बार के समय की बात है, वो जेल में बंद है और वहाँ पर रात्रि के समय, अमावस्या की काली रात है, और उस रात्रि के समय एक कोयल आकर के जोर से चीखती है, जोर की हुकार भरती, हुक लगाती, जोर से आवाज़ आती है। तो उस पर कवि ने कविता लिख डाली, कैदी और कोकिला की। कैदी तो खुद थे वो, और कोकिला यानी कोयल। तो ऐसी परिस्थिति में कवि ने बहुत आसान है, भाषा बहुत सरल है, जैसे कहा गया है। इन्होंने शिल्प पे जोर नहीं दिया है, भाव, जो कविता के भाव उन पर महत्व ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, भाषा समझ में आ जाएगी। अब रात के समय एकदम एक कोयल चीख पड़ी, तो कवि क्या कह रहे हैं? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल यानी कोयल। अच्छा, उन्होंने पूछा क्या गा रही हो? कवि ने क्या पूछा? क्या गाती हो, क्या गा रही हो भी, क्यों रह जाती हो, एकदम तुम रुकती हो और फिर एकदम चीख पड़ती हो, ऐसा क्या गीत गा रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, तुम क्या गाती हो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, क्या किसी का संदेश लाई हो, किसका संदेश है जिसे लेकर आई हो, क्या लाती हो, तो पूछे क्या लाती हो, संदेश किसका है, उससे पूछे भाई क्या लाई हो, क्या संदेश किसका है, पूछे किसी का संदेश लेके आई हो। कोकिल बोलो तो, कि ये कोयल बोलो, क्यों रह जाती हो, क्यों रहकर चीख पड़ती हो, क्या स्वर में क्या कहना चाह रही हो, क्या गाती हो, या फिर किसी का संदेश लेकर आई हो, बोलो तो। आगे क्या कह रहे? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर्ण निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब क्या कह रहे हैं कोयल को? उसको बता रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में। आपको पता है पहले जेलें बनी हुई नहीं थी, बाद में बनी थी। पहले जो बड़े बड़े किले होते थे राजा महाराजाओं के समय में बने हुए किले, उन किलों को बख्तरबंद किले थे, उनकी ऊंची ऊंची दीवारें और काफ़ी खंडर नुमा दीवारें तो बहुत मजबूत थी, लेकिन बारिश धूप हर मौसम की मार सहती वो दीवारें काली पड़ चुकी थी। ठीक है, तो उन्हीं गुफाओं जैसी दीवारें जहाँ सूर्य की रोशनी की किरण तक नहीं पहुँचे, ऐसे किलों के अंदर इन कैदियों को कैद किया जाता था जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको ये अंग्रेज कहाँ कैद करके रखते थे? उन
किलों में या इन्होंने कुछ जेलें बनवाई भी थी, तो उन जेलों की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी ताकि कैदी भाग न जाए, इसलिए बहुत ऊंची ऊंची दीवारें और काली दीवारें। एक तो रात का अंधेरा, और फिर उन दीवारों पर कोई रंग रोशन नहीं, ताकि वो ऐसी ही पड़ी रहती थी। तो यहाँ पर ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चारों ओर घेर रखा उन दीवारों ने, तो उन घेरों में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब जेल में कौन रहता है बच्चों? तो भाई जेल में कौन रहता है? जेल में क्या स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अच्छे लोग, कवि जो देश के लिए कविता लिख रहे हैं, वो अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपना सब कुछ त्याग कर, अपना घर बार पत्नी बच्चे और कई जवान लड़के जिनकी उम्र विवाह करने की है, जिनकी उम्र मतलब अभी पढ़ने की है, वह छोटे छोटे लड़के बच्चे आज़ादी के लिए लड़ने के लिए निकल पड़े, क्या उनके लिए जेल बनी है? जेल में किसका डेरा होता है? डाकुओं का। जेल को में किसको बंद करना चाहिए? डाकुओं को, चोरों को। बटमार कहते हैं बटवा मारने वाले, पॉकेट मार जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, पॉकेट यानी बटमारों को, बटवा मारने वाले, चोरी करने वाले, डाकू लुटेरे, उनका डेरा है क्या? जेल तो उनका डेरा है, और जबकि रख रखा किनको है? जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे भारतवासी, हमारे भाई, उनको उनमें जेलों में बंद कर रखा है। तो कवि ये कहना चाह रहा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जो डेरा डाकू चोरों लुटेरों का है, बटमारों का, उसमें हमको रख रखा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब इतनी निर्दयता का व्यवहार करते हैं वहाँ पर बंद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कि उन्हें जीना, आदमी जीने के लिए जितना खा सके उतना भी पेट भर खाना उनको नहीं मिलता। एक रोटी, थोड़े से चावल, आदमी का पेट तो छोड़ो, मतलब वो जिंदा रह सके उतना भोजन भी नहीं मिल पाता। मरने भी नहीं देते और मरता भी नहीं, तड़पता रहता आदमी भूख प्यास से, आंतड़ी अंदर चली जाती है, ठीक है, लेकिन उन्हें ना खाने को पूरा मिलता है ना पीने को पानी मिलता है। तड़प के रहते हैं, पड़े रहते हैं, फिर उनसे काम करवाया जाता है वहाँ पे, ठीक है, कोड़े मारे जाते हैं, उन पर कई प्रकार के अत्याचार कहते हैं जेल में। तड़प रह जाना, मरने को भी देते नहीं, तड़प जाना, केवल तड़प कर रह जाना है। ये इतनी निर्दयी शासन व्यवस्था है किनकी? ब्रिटिश शासन की, अंग्रेजों के शासन की, कि न तो जीने को पेट पर खाना नहीं देते हैं, और जो चोरों लुटेरों का डेरा उसमें हमें रख रखा है, और मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, हमारे जीवन पर दिन और रात कड़ा पहरा लगा रखा है। न तो हम जी पा रहे हैं, न हम मर पा रहे हैं, हमारे जीवन पर कड़ा पहरा लगा रखा है। शासन है या तम का प्रभाव गिरा? ये शासन है कोई? ऐसा शासन होता है या कोई अंधेरा है? तम यानी अंधेरे का प्रभाव है, जहाँ अंधेरा होता है, कुशासन कहा गया है को। तम का प्रभाव यानी ये कुशासन का प्रभाव है, तो अंधेरे का प्रभाव है। ये कोई शासन होता है क्या? जहाँ पर कैदियों को, ऐसे कैदी जिन्होंने अपने देश के लिए केवल क्या मांग रहे हैं? आज़ादी मांग रहे हैं, कविता के माध्यम से कुछ लिख करके, किसी को मारा नहीं है, कोई गुनाह, कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है, फिर भी ऐसे लोगों को बंद कर रखा है और उन पर कोड़े बरसा जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। तो ये कह, इसलिए कवि कह रहा है ये शासन है क्या? शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। आगे कह रहे हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर, हिमकर किसे कहेंगे? हिम तो कहते भाई बर्फ को, लेकिन यहाँ हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। क्या अर्थ होगा? चंद्रमा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर भी चला गया क्योंकि हिमकर है ही नहीं, चंद्रमा नहीं, क्योंकि अमावस की रात है, काली रात है। हिमकर निराश कर चला, हिमकर भी निराश, हिमकर ने चंद्रमा ने भी निराश कर दी क्योंकि वो आया ही नहीं, चला गया, वो लौटा नहीं, क्योंकि आज अमावस्या की रात है काली। तो हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। आली कहते हैं दोस्त को, सखी को। तो कोयल को, कोकिला को कवि सखी बता रहा, अपनी मित्र बता रहा है कि इस काली मामई, इस अंधकार में, एक तरफ अंधकार वो रात का अंधेरा, दूसरा अंधकार किसका? कुशासन का, अंग्रेजों के कुशासन रूपी अंधकार में, इस काली मामा में तू क्यों जगी है सखी, जगी क्यों आली, तू क्यों जग रही है? तू तो जाके सो जा, हम तो यहाँ बंद पड़े, ना खाने को पूरा मिल रहा है, अत्याचार हो रहा है, मरा जा रहा है हमको, ठीक है, तो हम तो इसलिए जग रहे हैं। अगर पेट में भोजन हो तो नींद भी नहीं आती बच्चों, जब तक पेट खाली होता नींद नहीं आती,
तो हम तो वैसे ही जग रहे हैं, अपने देश की चिंता में भी जग रहे हैं, हम पर इतने कोड़े बरसाए हैं, दर्द के हमारे भी जग रहे हैं, नींद नहीं आ रही, पर तू क्यों जग रही है इस काली रात में, तू तो सो जा। तो इसमें ये कवि कोकिल को कह रहा है, बता रहा है, वहाँ की स्थिति बता रहा है, और इसको कह रहा है तू आली आली यानी ये सखी ये दोस्त, तू क्यों जग रही है, क्यों हूक पड़ी। हूक कहते हैं दिल से जब गहरी दर्द भरी आवाज़ आती है उसे हूकना कहते हैं। हूक पड़ना यानी कि जब दर्द भरी आवाज़ आती है ना दिल से, क्यों हूक पड़ी, तेरी जो आवाज़ आई ये दर्द भरी आवाज़ क्यों है, क्यों तू एकदम हूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, तेरी ये जो आवाज़ में ना वेदना से भरा हुआ बोझ लग रहा है तेरी आवाज़ में। वेदना यानी दर्द भरा, दुख और दर्द से भरी तेरी उस बोझ के दबी हुई आवाज़ हमें लग रही है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तेरा किसी ने क्या लूट लिया जो तू ऐसे हुक पड़ी, और तेरे इस आवाज़ में तेरे स्वरों में एक वेदना है, एक दर्द है, एक दुख है, उस बोझ से दबी हुई तेरी आवाज़ लग रही है। कोकिल बोलो, हे कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लूट गया है। ठीक है, आशा करती हूँ याद आपको समझ में आया होगा। पहले हमने माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनका परिचय ज़रूर याद कर लीजिएगा, और फिर ये कविता है, ठीक है ना, ये आपके समझ में आ गई होगी, और इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और आप इसमें यहाँ तक करेंगे, ये ज़्यादा नहीं है, इसकी मैं आपको पिक्चर भेज दूँगी, ये आपके शब्दार्थ जो आपको कर लेने हैं। ठीक है, आशा करती हूँ ये कविता बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और अभी भी आगे बढ़िए, देखिए इसे अपन करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। एक साथ पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझिए, यहाँ तक काफ़ी है। पहले वाले में बताया गया भाई क्यों चिल्ला रही हो, क्यों बोली रात के समय में, क्या दर्द है या कोई संदेशा लाई हो। फिर उन्होंने वहाँ के बारे में परिस्थिति के बारे में बताया कि हम कैसे बंद पड़े हैं, किस जगह पर हैं हम। ठीक है, तो कह रहे हैं कैसा शासन अंग्रेजों का वो बताया है, और फिर बताया भाई तू क्यों ऊँग पड़ी, तेरे स्वर में इतना दर्द क्यों, तकलीफ क्यों, वेदना क्यों है, तेरा किसी ने क्या लूट लिया। ठीक है, आशा करते उसे समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।